देखिए, आप दुकान पे जाइए और दुकान वाले से कहिए 5 किलो आलू दे दीजिए, दे देगा कि कुछ और पूछेगा आपसे? दे देगा ना, अरे समझ जाएगा कि आप क्या मांग रहे हो। ठीक है, आप कहिए लखनऊ 60 किलोमीटर है, पहुंच जाएगा आदमी? पहुंच जाएगा? बता रहे पहुंच जाएगा। वो अपना इधर पुल की ढाल पे चलेगा और 60 किलोमीटर पहुंच जाएगा। तो कहाँ पहुंच जाएगा? हरदोई पहुंच जाएगा। वहाँ जाके फ़ोन करेगा, भैया लखनऊ 60 किलोमीटर बताया था। तो आपको बताना पड़ेगा लखनऊ कहाँ से और किस डायरेक्शन में। तो यानी कि लखनऊ की पोजीशन बताने के लिए केवल ये सफिशिएंट नहीं था कि 60 किलोमीटर है, लेकिन आलू को बताने के लिए 5 किलो सफिशिएंट था। ठीक है, अब वो अलग की बात है, वो लाल वाली देखो खराब है, वो एक अलग चीज़ है, वो तो आपने क्वालिटी देख रहे हैं। तो यानी कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल उसके मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाता है। और कुछ ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो जिनमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो पहले लिखिए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, the physical quantities which have only magnitude and no direction which have only magnitude and no direction are called scalar quantities. अब देखो जरा ध्यान से समझिएगा, जैसे ये हमारे नॉलेज के द्वारा मालूम हुआ है। हमने अब ये क्यों ऐसी क्वांटिटी है नहीं आप बता सकते। आपने अपने नॉलेज से देखा कि मास किसी बॉडी का अगर बताया जाए तो सामने वाला समझ जाता है कि ये मास क्या होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हो सकते हैं? तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस, तो बहुत सारी ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो दे आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। ठीक, नोट करिए। देखिए और भी क्वांटिटीज हैं, इतनी पर्याप्त नहीं है। जैसे टेम्परेचर, भाई अगर आपसे डॉक्टर ने कहा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर इतना है तो समझ जाएंगे ना आप, आपको और थोड़ी बताएंगे, डायरेक्शन जो आपको बताना शुरू कर देंगे। ठीक है, और क्या कौन सा एग्जाम्पल दें? मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, पोटेंशियल हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं स्केलर क्वांटिटी की। दूसरी टाइप की क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज। यहाँ क्वांटिटीज लिख दीजिएगा, बहुत सारी है ना, क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो लिखिए द क्वांटिटीज which have direction as well as magnitude, are called vector quantities, इन्हें वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, मास की जगह वेट कर दो। वेट क्या होता है? आप जानते हैं वेट एक फोर्स है जिससे कोई बॉडी को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। ठीक है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ वेक्टर क्वांटिटीज के। ठीक है, अब देखिए वैसे तो आपको दो ही क्वांटिटी से काम चल जाएगा, लेकिन एक तीसरे टाइप की क्वांटिटी होती है जहां पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको कुछ और भी उसको एक्सप्लेन करने के लिए बताना पड़ेगा। ठीक है, दे आर नोन एज टेंसर क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज होती हैं ये? टेंसर क्वांटिटीज। यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको कुछ और बातों की भी ज़रूरत पड़ती है, उसे एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा।
जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ देखिए अभी आगे चूंकि पढ़ाया जाएगा लेकिन एग्जांपल यहाँ देना पड़ेगा इसलिए बताया जा रहा है। वेक्टर में अगर 3 यूनिट और 4 यूनिट के दो वेक्टर्स को ऐड किया जाए तो इनका रिजल्टेंट, और ये परपेंडिकुलर हो तो इनका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, 5 यूनिट। वैसे भी पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, और वैसे भी अगर 3 यूनिट और 4 यूनिट के दो वेक्टर्स हैं इन्हें परपेंडिकुलर ऐड किया जाए, अभी हम एडिशन का तरीका बताएंगे कैसे ऐड किया जाता है, तो इनका रिजल्टेंट कितना होता है, 5 यूनिट। ठीक है, और अगर जनरल अर्थमेटिक के हिसाब से ऐड करेंगे तो 5 और 4 3 और 4 का एडिशन कितना होना चाहिए, सोच रहे हैं कितना होना चाहिए, क्या होता है, हाँ 7 होना चाहिए। तो हमने एक क्वांटिटी थी करंट, हमने देखा करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, हमको नहीं मालूम था। करंट को दिखाने के लिए एरो की जरूरत पड़ती थी, और एरो जहां लगा होता है उसको हम क्या मानते थे, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये दिमाग में था कि ये वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। इसका मतलब साइंटिस्ट इस बात को समझाने के लिए केवल एरो से काम नहीं चलेगा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, 2 वायर ले लें, इस प्रकार से परपेंडिकुलरली जोड़ दें, है ना, और एक वायर में 3 एम्पियर की करंट फ्लो कराई और एक वायर में 4 एम्पियर की आई, दोनों जाकर के इस पॉइंट पे मिली। अब मिली का मतलब यहाँ कोई चेयर तो पड़ी नहीं है कि यहाँ बैठेंगे और नाश्ता पानी करते हैं, थोड़ा सा कुरकुरे खाते हैं, ऐसा थोड़ी, तो आगे बढ़ेंगे ना, रुकने कोई जगह तो है नहीं। तो यहाँ से आगे करंट जब बढ़ी तो उसका रिजल्टेंट देखा गया। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो इन दोनों को, वे दोनों ऐड हो गई ना, दोनों जाके मिल गई, ऐड हो गई, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होना चाहिए था, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो कितना होना चाहिए था, 2 वेक्टर क्वांटिटी अगर परपेंडिकुलरली ऐड हो रही हैं तो रिजल्टेंट कितना होता है, 5 होना चाहिए। यहाँ पर जब एक एमीटर लगाया गया और इसकी वैल्यू देखी गई तो कितना था, 7 एम्पियर, यानी कि ये वेक्टर समेशन को फॉलो नहीं कर रही थी। इसका मतलब हमने करंट को क्या माना, स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी यहाँ डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक लफड़ा ये है कि अगर यही वायर ऐसे हों, आगे इंटर में आपको रूल पढ़ाया जाएगा कि अगर 2 करंट मिल रही हैं तो उतनी ही सम की करंट आगे बढ़ेगी। इधर से 4 एम्पियर की करंट है और इधर से 3 एम्पियर की करंट गई, तो इधर जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी, 1 एम्पियर की। कहाँ से 4 जाएगी, 4 इधर गई, 3 इधर चली गई, तो ये 1 जाएगी ना। अब ये समझिएगा, दूसरी तरीके से समझिएगा, इस जंक्शन की तरफ आने वाली करंट कितने एम्पियर की है और दूर जाने वाली कितने एम्पियर की है, ध्यान से देखिए, 4 है ना, तो जितना जंक्शन के पास आने वाली उतना ही जंक्शन से दूर जाने वाली होनी चाहिए। यही रूल दिख रहा है यहाँ पर, केवल हमने गड़बड़ क्या किया है कि हमने डायरेक्शन चेंज कर दी और वहाँ वैल्यू चेंज हो गई। वो जो रूल फॉलो कर रही है वो अर्थमेटिक वाला कर रही है नहीं, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने से उसकी वैल्यू में फ़र्क पड़ गया। तो ये क्वांटिटी वेक्टर तो नहीं है, ये क्वांटिटी कैसी है, ये टेंसर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, करंट कैसी क्वांटिटी है, एक टेंसर क्वांटिटी है। अब मान लिया आपसे पूछा जाए कि करंट किस प्रकार की क्वांटिटी है, तो आपको 2-3 ऑप्शन दिए होंगे। अगर वहाँ टेंसर ऑप्शन नहीं है तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन स्केलर का ऑप्शन भी है और टेंसर का भी ऑप्शन है, तो कैसी क्वांटिटी है ये टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटी है, प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, हर जगह लिखा रहता है, यानी कि प्रेशर की डायरेक्शन होती है, तो यानी प्रेशर में डायरेक्शन एक ही होगी ना। खैर, आपने एक बैलून लिया, उसमें आपने पानी भर लिया या हवा भर लिया। अब हवा भर लिया मतलब उसके अंदर प्रेशर है, प्रेशर की डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में वो प्रेशर होगा उस डायरेक्शन में वो उसको जाके दबाएगा उस बैलून को। तो इसका मतलब अगर उस जहाँ पर वो उस बैलून को पुश कर रहा है, प्रेशर का मतलब फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया, वही तो प्रेशर होता है। तो प्रेशर एक तरीके से क्या चीज़ है, फोर्स है। तो इसका मतलब जहाँ पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, अगर वहाँ मैं छेद कर दूँ तो वहाँ से हवा निकलना शुरू हो जाएगी, और हम जहाँ भी छेद करते हैं वहीं से हवा निकलना शुरू हो जाती है। इसका मतलब प्रेशर के पास एक से ज़्यादा डायरेक्शन है। तो जिनके पास एक से ज़्यादा डायरेक्शन होती हैं वो भी कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी होती है। तो आपने टेंसर की डेफिनेशन क्या लिखी, कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई लिखी डेफिनेशन, तो टेंसर लिख लो, टेंसर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, टेंसर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which are having more than one direction, which are having more than
वन डायरेक्शन। ये एक्चुअली एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी नहीं है, अलग अलग टीचर अलग तरीके से बताते हैं। कोई बताएगा कि भाई इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ कुछ और चीज़ की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये टेंसर क्वांटिटी एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इज अ टेंसर क्वांटिटी, करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। अब मान लिया आपको करंट दिया गया है, कैसी क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब टीचर ने तो स्केलर और वेक्टर ही पढ़ाया है, तो आप टेंसर क्वांटिटी लिख सकते हैं। अब शर्त है सामने वाले को मालूम होता है, वैसे ऐसा नहीं कि कोई मूर्ख थोड़ी होगा, ठीक है। लेकिन किताब में नहीं लिखा तो कैसे मानेंगे, किताब में लिखा है करंट स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर स्केलर का ऑप्शन भी है और टेंसर का ऑप्शन भी है तो वहाँ क्या लिखेंगे आप, टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वेक्टर्स के टाइप्स की। अब लिखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में मेन दो टाइप होते हैं, पोलर वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर। तो नंबर 1 है इसका पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर। ये आपकी बुक में नहीं दिया होगा, कुछ बुक्स में होता है, कुछ में बुक में नहीं होता है। तो लिखिए पोलर वेक्टर्स, अ वेक्टर which has a starting point, a vector which has a starting point or a point of application, or a point of application is called polar vector, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट जब आप कहोगे तो बॉडी किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होगी ना और एक की तरफ जा रही होगी, तो यानी स्टार्टिंग पॉइंट उसके पास रहा होगा ना। तो कैसा वेक्टर है, पोलर वेक्टर है। वेलोसिटी, वेलोसिटी एक पोलर वेक्टर है, फोर्स एक पोलर वेक्टर है, इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और बहुत सारे हो सकते हैं। दूसरा होता है एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। तो लिखिए द वेक्टर्स which represent rotational effect, which represent rotational effect and act along the axis of rotation, and act along the axis of rotation, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसमें रोटेशनल इफेक्ट होता है, मतलब उसकी वजह से बॉडी किसी एक्सिस के चारों ओर रोटेट करती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल लिया गया टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क नहीं, हम फार्मूले की बात ही नहीं कर रहे। टॉर्क क्या है फिजिक्स, अगर कोई फोर्स आप बॉडी पे लगाते हैं और फोर्स लगा के बॉडी को लीनियर डिस्प्लेस कर दीजिए तो उसको हम फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर आपने फोर्स लगाया और बॉडी उस फोर्स की वजह से और रोटेट हो गई तो वो फोर्स ही टॉर्क कहलाता है। अब वो उसको निकालने का एक तरीका अलग है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन टॉर्क पे एक ऐसा इफेक्ट होता है, एक रोटेटिंग इफेक्ट को क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी को आप कह दीजिए कि मारेंगे लात खड़बड़ा गिर जाओगे, तो वो आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, लात के द्वारा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मारेंगे कंटा आपकी, तुम्हारी खोपड़ी घूम जाएगी, तो आप क्या करेंगे, ठीक। अगर उससे कह दीजिए आई विल अप्लाई द फोर्स ऑन यू, डरेगा ही नहीं। आप कहाँ पे जा रहे हैं, पसीना निकला जा रहा है, आई विल अप्लाई टॉर्क ऑन यू, समझ नहीं आएगा, मारे घसीट के खड़बड़ा जाओगे, डर गया। मतलब उसको लगा कि नहीं ये शब्द में थोड़ा सा दम है, हाँ, तो हिंदी में दम होती है। ये टॉर्क हुआ जाकर के। दूसरा लिखिए एंगुलर वेलोसिटी, इसके बारे में आगे चैप्टर्स में पढ़ाया जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी, एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी जो होता है, हर चीज पहले इसका मतलब समझ लीजिएगा। एक सर्कुलर पाथ है, मतलब आपको यहाँ मतलब समझने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये जब आगे पढ़ाया जाएगा तब समझाया जाएगा। ये सेंटर है और आप इसके सरकमफ्रेंस पे दौड़ रहे हैं, ठीक है।
अब आपको दो तरीके से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे, हम कहेंगे अनुराग पहले यहाँ थे, थोड़ी देर बाद यहाँ आ गए, यहाँ से उन्होंने 10 मीटर डिस्टेंस कवर की, ये भी तो एक मेजरमेंट है। तो यानी कि अगर 1 सेकेंड में वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो उनकी स्पीड कितनी है, ठीक है। यहाँ पे बैठा व्यक्ति कहेगा कि साहब यहाँ पर थे, थोड़ी देर बाद यहाँ आ गए और इतने एंगल से घूम गए, तो पर सेकेंड एंगल भी तो चेंज हो रहा है। तो ये जो चीज़ है वो एंगुलर कहलाती है, एंगुलर वेलोसिटी। पर सेकेंड पर यूनिट टाइम में जितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो लीनियर वेलोसिटी है, और जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एंगुलर वेलोसिटी। तो इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो इसमें एक रोटेशनल इफेक्ट होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया, एक्सियल वेक्टर। इसी प्रकार से एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम। आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ा होगा। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम? अरे आप इधर देखो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम? ऐसा मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, ये लीनियर मोमेंटम होता है। इसी प्रकार से एंगुलर मोमेंटम होता है, किसी भी एक्सिस के चारों ओर रोटेट करती हुई बॉडी की जो मोमेंटम है, वो अलग डेफिनेशन अलग बाद बताई जाएगी। तो चूंकि एंगुलर मोमेंटम एक एक्सियल इफेक्ट दिखाता है, इसलिए कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर। तो ये तो आपके दो टाइप के वेक्टर्स होते हैं, ठीक है भाई। जिसकी किसी फोर्स लगाना है, खोपड़ी ऐसे किसी घसीट लेंगे वही, तो आपने खोपड़ी पकड़ी, ऐसे बाल खींच लिए, तो आपने फोर्स कहाँ पर लगाया, उसकी खोपड़ी पे लगाया, तो फोर्स का एक पॉइंट है ना। लेकिन कोई बॉडी अगर एक्सिस के साथ रोटेट करती है तो वो जो भी वेक्टर्स हैं वो सब कैसे हैं, एक्सियल वेक्टर्स हैं। अब वेक्टर्स को कई प्रकार से क्लासिफाई किया है, तो नेक्स्ट लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब वेक्टर्स तो वेक्टर ही होता है, लेकिन अलग अलग नाम से उनको जाना जाता है, ठीक है। जैसे एक आदमी होता है कि लंबा, लंबू है, गंजू है, कलुआ, बुरहा है, तो आदमी, उसे नाक कान वैसे ही है, जरा सा उसकी डिजाइन चेंज हुई, उसका नाम चेंज हो गया। तो यहाँ वेक्टर ही है, लेकिन उसके कुछ नाम दिए गए हैं। नंबर 1 लिखिए इक्वल वेक्टर्स। पहला है इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स कहा गया ना, ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है। द वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, द वेक्टर्स having equal magnitude and direction are known as equal vectors, are known as equal vectors। अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जरा समझिएगा। जिस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होता है वही वेक्टर की कुछ लेंथ होगी ना, 5 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स, और उसकी कोई डायरेक्शन होगी। तो जो हम क्या करते हैं कि एक लाइन खींच लेते हैं, ये जो लाइन की लेंथ होती है ना वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है, और एक एरो लगा देते हैं, तो एरो दिखाता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। मतलब इस एरो की जो लेंथ है, ये जो लाइन है इसकी लेंथ, जैसे हमको आपको 5 न्यूटन का फोर्स दिखाना है ईस्ट डायरेक्शन में, तो अब न्यूटन में तो लंबाई होती नहीं कि 5 न्यूटन की लंबाई का आप वो खींचेंगे, तो आप क्या एज्यूम कर लेंगे कि लेट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आप इस डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दीजिए, तो जो लेंथ ऑफ दिस लाइन है वो क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड यानी इसकी वैल्यू, और जो इसका एरो होता है ये दिखाएगा आपका डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो तुमने इक्वल वेक्टर क्या बताया कि दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, यानी इसकी लेंथ सेम है और एक और वेक्टर उसकी भी लेंथ सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। ये देखना ना थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, तो सीधा ही है, बनाई दीजिए, दोबारा जरूर नहीं सीधा ही बने। तो ये दो वेक्टर्स हो गए इसमें। अच्छा, वेक्टर दिखाने का तरीका क्या होता है, कैपिटल लेटर से उसका नाम देते हैं और उसके ऊपर एक एरो बना देते हैं ऐसे। ये वेक्टर बी है, दोनों की लेंथ सेम है, डायरेक्शन सेम है, इसको क्या कहा जाएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर, दे आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है। दूसरा है अपोजिट वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। तो लिखिए द वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, द वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन आर नोन एज अपोजिट वेक्टर्स,
आर नोन एज अपोजिट वेक्टर्स। तो देखिए जरा समझिएगा, इन दोनों वेक्टर को ध्यान से देखिए, इसी वेक्टर को हम दिखा दें, एक वेक्टर ये दिखा दें और एक वेक्टर ये दिखा दें, बताइए दोनों की लंबाई सेम है कि नहीं सेम है? तो दोनों कैसे हो गए? इक्वल हो गए। इस वेक्टर का नाम दे दिया हमने ए और इस वेक्टर का नाम दे दिया हमने बी। देखो एरो का मतलब ये नहीं कि अगर बी उल्टा है तो आप ऐसे लगा दोगे, इस एरो का मतलब डायरेक्शन से नहीं मतलब होता। ये एरो केवल क्या दिखाता है कि जो क्वांटिटी आप लिख रहे हो वो वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका हेड इधर कर दिया और इसका हेड हमने उल्टा कर दिया, तो यानी कि ये वेक्टर कैसे हो गए? अपोजिट वेक्टर्स। इसको लिखते हैं ए इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, कोलिनियर नाम से लग रहा है, जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम लाइन पे हो, तो लिखिए द वेक्टर्स which act along the same line or along the same parallels, which acts along the same line or along same parallels are known as collinear vectors, are known as collinear vectors। अब जरा देखिए ध्यान से, जैसे एक वेक्टर ए ये है ना, और इसी डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर दे दिया हमने, डायरेक्शन सेम है ना, तो दोनों लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है, ये छोटा हो सकता है ये बड़ा हो सकता है, दोनों वेक्टर कैसे हो गए? कोलिनियर। अब ये कोलिनियर भी हैं और पैरेलल भी हैं, और एक ऐसे हो सकता है और यहाँ से ए इधर हो सकता है और बी उल्टा हो सकता है, अभी भी दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम लाइन पे है, तो ये भी कोलिनियर है। ये है ये आपके लाइक पैरेलल हैं, ये क्या है? लाइक पैरेलल वेक्टर्स हैं, और ये अनलाइक पैरेलल है। ठीक है, इसको लाइक और इसको नालाइक ना लिख दीजिएगा, कैन लाइक कैन हिंदी कैन नालाइक। को इनिशियल वेक्टर्स, इनिशियल मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसका मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनकी सेम इनिशियल पॉइंट हो, तो लिखिए द वेक्टर्स विच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, द वेक्टर्स which have the same initial point or starting point are called co-initial vectors। सह प्रारंभिक सदिश नहीं, मतलब ठीक है, को-इनिशियल वेक्टर। जैसे आपने देखा होगा पिक्चरों में, हीरो ज़्यादातर तो बड़े बड़े गैंगों से ही लड़ता है ना, जैसे जब डकैत से लड़ता है, डकैत जंगल में डकैत हीरो खड़ा होता है, बहुत सारे डकैत उसको घेर लेते हैं, तो उसको पकड़ते कैसे हैं? सब अपने अपने घोड़े पर से ऐसे ऐसे रस्सी फेंकते हैं, और रस्सी सब टाइट होके वो अपनी अपनी डायरेक्शन में, तो सब रस्सी जो खींचती हैं घोड़े अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन सब रस्सी कहाँ पड़ी हुई है? हीरो के ऊपर। यानी कि हीरो का कौन सा पॉइंट है? स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, और वहीं से सब खींचते हैं, और वो कुछ बोलता भी नहीं, बाद में जब कहता तुम्हारी तैसी, वो बात की बात है। ये को इनिशियल वेक्टर्स हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, ये एग्जाम्पल हो गए, ये को इनिशियल वेक्टर्स हैं। को टर्मिनस वेक्टर, टर्मिनल मतलब होता है यहाँ एंड होता है, तो को टर्मिनल मतलब होता है ऐसे वेक्टर जिनका कॉमन टर्मिनल पॉइंट होता है, तो लिखिएगा द वेक्टर्स विच हैव द कॉमन टर्मिनल पॉइंट या एंड पॉइंट। जैसे मान लो एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और पांच चारों तरफ उसके लोग खड़े, पांच छह, और सबने घूंसा मारा और ऐसे घड़ाक ऐसे एक साथ आ रहे हैं घूंसा, वो ऐसा मुंह से लिए खड़ा है और सब घूंसा आके फट 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 उसके मुंह में पड़ गए, तो यानी घूंसा मतलब फोर्स, फोर्स कैसा क्वांटिटी है, और सब आके फोर्स यहाँ एंड हो गए, जिसको हम कहते हैं को टर्मिनस मुंह, मतलब मुंह नहीं लिखेंगे। तो ये जो वेक्टर्स हैं, एक पॉइंट ये टर्मिनल पॉइंट है, यहां पर आकर के सब वेक्टर मिल रहे हैं, ये वेक्टर्स इस पॉइंट पे आकर के मिल रहे हैं, तो ये कहलाता है को टर्मिनस वेक्टर्स। नेक्स्ट है को प्लेनर वेक्टर्स। अगर इसके शब्दों पे जाइए आप, तो इसका अर्थ समझ में आ गया क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है ये? एक प्लेन पे हो, जैसे एक टेबल पे बहुत सारे वेक्टर्स आप ड्रॉ कर दीजिए, या इस बोर्ड पे ड्रॉ कर दीजिए, डायरेक्शन कुछ भी कर सकते हैं आप, ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, कैसे भी ड्रॉ कर दीजिए, लेकिन सब कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं आप? इस एक प्लेन पे ड्रॉ कर रहे हैं ना, उसको हम कहते हैं को प्लेनर वेक्टर्स।
ठीक है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर्स, मॉडुलस का मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर फोर्स आपने किसी बॉडी पे लगाना है तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर? वेक्टर क्वांटिटी है। जिस डायरेक्शन में भी आप फोर्स लगाओगे वो एक डायरेक्शन होगी। अच्छा, इसको बनाने के लिए ऐसे हवा ना बनाइएगा, वो प्लेन को एक प्लेन बना लीजिएगा, ऐसे कॉपी में एक बना लीजिए प्लेन, और इसमें आप खींचिएगा ऐसे ऐसे। अब चूंकि हमने कहा था टेबल हमारा जो बोर्ड है वो प्लेन है, लेकिन आपके ऐसे नहीं चलेगा ना, ऐसे खींचना पड़ेगा। देखिए मॉडुलस क्या होता है, हमने कहा किसी बॉडी पे आपने फोर्स लगाया, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी जो वैल्यू होगी, द मैग्नीट्यूड, उसी को कहते हैं मॉडुलस। तो लिखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम मॉडुलस कहते हैं। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे ये क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में इसको लिख देते हैं, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और या हम अगर अकेला लिखना चाहें तो ऐसे लिख दो, लेकिन इसके ऊपर वेक्टर नहीं चलाएंगे। अब मान लिया इस तरीके से लिखा है और इस तरीके से लिखा है, दोनों में मोस्ट करेक्ट तरीका कौन सा है? इन्होंने कहा ये तरीका क्यों नहीं है? जैसे मूव कर रहा है, कर रही है, कैसे कैसे को तो कार मूव कर रही है। नहीं 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 नहीं, कार नहीं है, ये फिजिकल क्वांटिटी ही है। देखिए अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरीके से करते हैं, तो दोनों में मैग्नीट्यूड का तरीका सेम है, लेकिन ये मोस्ट करेक्ट है। क्यों भाई, इन्होंने बताया जी नहीं। ये अगर केवल हम ये लिख दें कि एक फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ये है, आप ये नहीं कह सकते कि जो क्वांटिटी लिखी है ये स्केलर क्वांटिटी थी या वेक्टर क्वांटिटी, नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी थी जिसका मॉडुलस आपने निकाला है, तो ये मोस्ट करेक्ट वे ये होता है। अब लिखिए यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर बोले तो हीरो ऑफ द वेक्टर, मतलब ये हीरो है वेक्टर का। ध्यान से समझिएगा, नंबर 8 है यूनिट वेक्टर। देखिए पहले तो इसकी डेफिनेशन बताई जाएगी, इसके बाद इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये बताया जाएगा, इसके बाद इसकी मदद, ये कहाँ कहाँ आपकी मदद करता है ये बताया जाएगा। तो लिखिए द वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज 1, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। मैग्नीट्यूड बोले तो मॉडुलस वैल्यू, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड और मॉडुलस वैल्यू इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। पूरा लिखिए, नहीं पूरा स्टेटमेंट लिखा करिए। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, देखो इट इज डिनोटेड बाई, कोई भी वेक्टर मान लिया ए है, ठीक है, इसके ऊपर कैप लगा देते हैं, बस। कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। एंड गिवन बाई देखिए किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिलेगा। किसी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, आ रही नहीं आ रही है? अब एक बढ़िया सी चीज समझ लीजिएगा, मतलब ये तो अब आप कहेंगे, ये बताइए आपने डेफिनेशन क्या लिखा है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो आप ये बताओ भाई साहब कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। जरा इसमें चारों तरफ मॉड लगा के देखिए, एक नोट करके इसको दिखाइए कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। देखिए आपने क्या कहा, ये नोट कर लिया ना, ये नोट कर लिया, इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लिया ना। अब जरा समझिएगा, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। देखिए ध्यान से, अगले स्टेप में कर रहे हैं, अगर हम दोनों तरफ मॉड चढ़ा दें कोई दिक्कत, दोनों तरफ मॉड चढ़ा दिया हमने, इसका मॉड कितना आपको प्रूफ करना है, इसका मॉड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना। अब जरा देखो यहाँ पर जब मॉड चढ़ाओगे तो
मॉड तो वेक्टर क्वांटिटी का होता है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी कहाँ लिखी हुई है? न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी मॉड लिखा हुआ है ना, तो यानी कि ये केवल मॉड ए ऊपर हो जाएगा और नीचे मॉड ए पहले से लिखा हुआ था, कोई दिक्कत? यानी जो बाहर मॉड चढ़ाया है ये किसके ऊपर चढ़ेगा जाकर के? ए के ऊपर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मॉडुलस वैल्यू है। मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड। इसको काटो पीटो तो अगर अलजेब्रा के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आ रही नहीं आ रही है। ये आपका यूनिट वेक्टर देने का तरीका, एक नोट करके अलग से इसको नोट कर लीजिए अपनी जानकारी के लिए कि इसका मैग्नीट्यूड 1 कैसे होता है। जरा एक नोटिंग करके और देख लीजिएगा, और ये थोड़ा बहुत अच्छी चीज़ हम बता रहे हैं। देखिए यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या बताई हमने? वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए। अब जरा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यानी कि मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई ए कैप गिव्स यू ए वेक्टर। ध्यान से समझिएगा, ये आगे चल के हर क्लास में जहां भी वेक्टर फॉर्म किसी चीज का लिखना होगा तो ये डिस्टर्ब करेगा। मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर गिव्स यू वेक्टर क्वांटिटी। क्या मतलब हुआ? देखिए अगर किसी मैग्नीट्यूड को जिस डायरेक्शन में वो मैग्नीट्यूड है उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगी। अगर किसी मैग्नीट्यूड को उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगी। इसको बताने के लिए एक पॉइंट और लिखिए, फिर हम बात करें। देखिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? कौन सा पॉइंट है ये? 9th पॉइंट है। ऑर्थोगोनल का मतलब जानते हो क्या होता है? ऑर्थोगोनल का मतलब होता है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब जानते हो क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, यानी हमको ऐसे यूनिट वेक्टर बताने हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, वो 3 एक्सिस एक्स वाई जेड हम लेंगे। यहाँ पर एक्स और वाई और जेड 3 एक्सिस की हम बात करें तो तीनों एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। एक्स के 90 डिग्री वाई, वाई के 90 डिग्री जेड। भाई जैसे ये कमरा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये सामने जेड एक्सिस है। तो देखिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स के परपेंडिकुलर जेड भी है, एक्स के परपेंडिकुलर वाई भी है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब जेड को ऐसे खोसे कैसे इससे? तो हम जेड को हम ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, देखिए एक्स एक्सिस के अलांग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं? आई कैप से, ये स्टैंडर्ड नाम है। वाई एक्सिस के लांग जे कैप और जेड एक्सिस के लांग के कैप, ये स्टैंडर्ड नेम है इनके। आई कैप का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। के कैप मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। इन्हें चूंकि आपस में नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, अब जरा उस कॉन्सेप्ट को उठाइए। वो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि किसी मैग्नीट्यूड को अगर वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो जिस डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहा है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक्स डायरेक्शन में एक 5 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, तो 5 न्यूटन क्या है? 5 न्यूटन क्या चीज है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स वैसे तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन 5 उसका क्या है? मैग्नीट्यूड है। यानी 5 उसका मैग्नीट्यूड है, यही है ना 5। उसको वेक्टर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? जिस डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहा है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चूंकि एक्स डायरेक्शन में कर रहा है और एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। तो क्या बन जाएगा? फोर्स वेक्टर बन जाएगा। समझे ये बात? तो किसी भी मैग्नीट्यूड को वेक्टर में कन्वर्ट करने का लॉजिक आया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जेड एक्सिस के अलांग कोई बॉडी जा रही है 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ये 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन 4 मीटर पर सेकंड उस वेलोसिटी का क्या है? वैल्यू है। वैल्यू बोले तो मॉडुलस, मॉडुलस बोले तो मैग्नीट्यूड। और हम चाहते हैं वेक्टर में कन्वर्ट करें, तो तरीका हमने क्या बताया? जिस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किस डायरेक्शन में है? तो जे से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर 4 का जे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वेक्टर क्वांटिटी
मिल जाएगी। ठीक, तो एक नोटिंग करके इसको अलग से अपनी जानकारी के लिए नोट कर लीजिए कि कैसे ये कन्वर्ट किया जाता है। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, नल वेक्टर। नल वेक्टर, नल मतलब वो हैंडपंप वाला नहीं है, या जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, द वेक्टर हैविंग द whose magnitude is zero, the vector whose magnitude is zero is known as जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो ही है, कुछ नहीं है, तो क्या इसका लॉजिक क्या है, इसको बताने का कारण क्या है। देखिए, अगर कोई बॉडी ए पॉइंट से चली और चलते चलते लौट के फिर ए पॉइंट पे आ गई, क्या मैं मान लेता हूं कि बॉडी किसी पाथ पे जा रही है, तो ए से गई और वापस लौट के वहीं पे आ गई, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, यानी वेक्टर क्वांटिटी, और उसकी वैल्यू कितनी है, तो यानी कि वेक्टर क्वांटिटी को जीरो भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, यही मतलब हुआ ना। तो ये आपका कंसेप्ट है, इसको पढ़ लीजिएगा, फिर आगे बात की जाएगी।